सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझें, एक एक स्टेप को। हो सकता है वहाँ पर कोई नया पॉइंट आपको मिल जाए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, क्योंकि मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में क्वेश्चंस को कैटेगराइज नहीं करता। मुझे पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज पर बेस्ड है। तो अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी क्लासिफिकेशन। मतलब ऐसा आपको क्लासिफिकेशन नहीं करना कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है। ठीक है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग 17 बॉल्स फॉर ₹720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल। अब देखो, जब 17 यानी कि 17 बॉल्स को 720 रुपए में बेचा गया, मतलब कि 720 रुपए है सेलिंग प्राइस, तो वहां पर एक लॉस हुआ जो कि इक्वल था 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के। अब आपको बताना है कि एक बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या था। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹X, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखो, जब लॉस होता है तो लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब एक बॉल का कॉस्ट प्राइस है X, तो 17 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 17X, माइनस 17 बॉल्स का सेलिंग प्राइस है 720, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। ये जो लॉस है इसकी वैल्यू 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है। तो एक बॉल का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है X, तो 5 बॉल का कितना हो गया 5X। ये एक आसान सी इक्वेशन बन गई। मतलब इसको सॉल्व किया तो 12x इज इक्वल टू 720, तो x इज इक्वल टू 60। x क्या है, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस, और जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब कि आपका आंसर आ गया ₹60। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स 1 ट्रांजिस्टर फॉर ₹840 एट अ गेन ऑफ 20%। एक दुकानदार ने एक ट्रांजिस्टर बेचा, और कितने में बेचा 840 रुपए में। मुनाफा कितने का हुआ, मुनाफा हुआ 20% का। अनदर फॉर ₹960 एट अ लॉस ऑफ 4%। तो दूसरा बेचा वो 960 रुपए में बेचा और उसको उस पर हुआ घाटा, और घाटा हुआ 4% का। नाउ व्हाट इज द टोटल गेन और लॉस परसेंट। आपको निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है। अब देखो, दोनों का आपको सेलिंग प्राइस पता है और दोनों पर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट की वैल्यू पता है। तो हम फिर से एक बेसिक मेथड की तरफ जाते हैं। यहां लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहां लिखते हैं सेलिंग प्राइस। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस पता नहीं, सेलिंग प्राइस पता है दोनों का 840 और 960, 840 एंड 960। और पहले वाले पर उसे प्रॉफिट हुआ कितने का 20% का, और दूसरे वाले पर उसे लॉस हुआ कितने का 4% का। तो मतलब मैं लिखूंगा -4%। अब मुझे उल्टा जाना है, फाइनल वैल्यू पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो रिवर्स जब जाते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से करते हैं डिवाइड। 20% के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, 20% के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 1.2, तो 1.2 से डिवाइड कर देंगे। 1.2 से डिवाइड किया, सो इट बिकम्स 840 अपॉन 1.2, 12 विल कैंसिल दिस हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स, सो 700। तो 700 रुपए आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब दूसरे वाले को देखते हैं, 960, और देखो -4% जब किसी में से कर देते हैं तो बचता है 96%, यानी कि 0.96। सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -4% के लिए हो गया 0.96, उससे कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, तो आपको पूछा है व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट, ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट कितना होगा। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 1700 रुपए, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1800 रुपए, यानी कि 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1700 से 1800 डिफरेंस इज 100, और कॉस्ट प्राइस कितना है 1700 इंटू 100। करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/17 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और 1/17 एक फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू होती है परसेंटेज के टर्म्स में 5.88%। ठीक है, सो आंसर इस क्वेश्चन का हुआ
5.88% प्रॉफिट। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अपना अगला क्वेश्चन है राहुल परचेज्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ राइस। नाउ राहुल ने कुछ चावल खरीदे। अब इफ ही सोल्ड 1/3 ऑफ द राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर उसने 1/3 बेच दिए 20% के मुनाफे पर, then find the profit percent he needs to make on the remaining rice to make an overall profit of 25%। मतलब अब जो बचे हुए राइस हैं, अब 1/3 बेच दिए तो बचे कितने, 2/3। जो बचे हुए 2/3 हैं उसे राहुल को कितने % प्रॉफिट पर बेचना चाहिए ताकि उसे ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात हो रही है क्वांटिटी की, और सबसे पहले उसने किया 1/3। अब 1/3 किया तो क्यों ना मैं क्वांटिटी ऐसी मान लूं जो कि 3 से डिवाइड हो सके, और केवल परसेंटेज का क्वेश्चन है तो मुझे कोई भी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। केवल परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी रियल वैल्यू यहां पर इन्वॉल्व नहीं है जैसे कि रुपीज और एनीथिंग लाइक दैट। तो मैं विदाउट वेरिएबल काम चला सकता हूं, कोई भी वेरिएबल एक्स या वाई लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें कि मैंने टोटल क्वांटिटी मान ली 300 kg, ठीक है, 300 किलो मान लिया, क्योंकि 300 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से बहुत आसानी से डिवाइड हो सकता है। तो 300 kg मान ली और कॉस्ट प्राइस मान लिया 1 रुपीज पर kg, 1 रुपए किलो पे मान लेते हैं। ठीक है, 1 रुपए किलो पर अगर 300 किलो खरीदा तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 300 रुपए। ठीक है, और इसका 1/3 कितना हुआ 300 का, 300 का 1/3 हुआ 100, यानी कि 100 kg, और 100 kg की कॉस्ट 1 रुपए के हिसाब से कितनी हो गई, 100 रुपए। तो अगर हम बात करें सीपी और एसपी की तो 1/3 यानी कि 1/3 की कॉस्ट हो गई 100 रुपए, और उसको प्रॉफिट हुआ 20% का, 20% का। अब 20% का अगर प्रॉफिट हुआ तो 100 + 20 कितना हो गया, 120। ठीक है, अब बची हुई क्वांटिटी कितनी है, 200, क्योंकि टोटल थी 300, 100 इधर चली गई तो 200 बची। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 300 रुपए, और ओवरऑल उसे प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो 25% ओवरऑल पर निकालेंगे 300 पर। 300 का 25% मतलब कितना हुआ, 1/4। 300 का आधा कितना होता है, 150, और 150 का भी आधा कर दिया तो कितना हो गया, 75। मतलब 300 + 75 हो गया 375 रुपए। ठीक है, ये आ गया ओवरऑल सेलिंग प्राइस दोनों क्वांटिटीज का। अब देखो ये 120 है, ये 375 है, तो क्या मैं ये बची हुई क्वांटिटी निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 375, और 375 में से 120 अगर घटाया तो कितना आएगा, 5 - 0 5, 7 - 2 5, and 3 - 1 2, 255। तो ये बचा हुआ जो है 200 रुपए में खरीदा था और 255 में बेच दिया, तो मतलब 55 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 55 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर, 200 पर, into 100, so 55/2, that means 27.5% is the correct answer। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 27.5%। तो देखिए जब भी आपको कोई वैल्यू अज्यूम करनी है तो एक प्रॉपर वैल्यू अज्यूम करो, क्वेश्चन को पढ़कर अज्यूम करो। क्वेश्चन में किया था 1/3, तो मैंने 300 kg क्यों लिया, क्योंकि 300 ऐसा नंबर है जो 1/3 से डिवाइड हो सकता है, और इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना भी आसान है क्योंकि ये 100 का भी मल्टीपल है। अगर 300 ना लेकर 3 ले लेता तो उसका 20% जब मैं कैलकुलेट करता तो हुआ था 0.6। ठीक है, उसका 20% आता 0.6, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी फ्रैक्शन में चली जाती है, ऑल्दो आंसर सही आता। लेकिन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है तो एक 100 का मल्टीपल ले लिया, और 1/3 किया है तो 3 का ही मल्टीपल ले लिया, और 100 का और 3 का मल्टीपल जो दोनों का मल्टीपल हो ऐसा नंबर है 300। ठीक है, तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि छूट, कितना डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट लेना किसको पसंद नहीं होता, सब लोग चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले, लेकिन डिस्काउंट मिलता किस पर है। आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है एमआरपी पर। सपोज आप कोई शर्ट खरीदने गए, अगर आप कोई शर्ट खरीदने गए हो तो आप डिस्काउंट डिमांड करोगे, आप बोलोगे 20% या 30%, जो भी सेल चल रही है उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट मांगोगे। तो जो शॉपकीपर है आपको डिस्काउंट किस पर देता है, हमेशा एमआरपी पर, यानी कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस एक
तीसरे काइंड ऑफ प्राइस है, थर्ड काइंड है। जब पहला प्राइस कौन सा था, कॉस्ट प्राइस, दूसरा क्या आया, सेलिंग प्राइस, और तीसरा एक हमारे पास आया नया प्राइस जो कि होता है मार्क प्राइस, जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं एमआरपी, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि आर्टिकल पर प्रिंट होता है। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा होता है कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी तक हम जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं वो शॉपकीपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि शॉपकीपर ने कोई चीज खरीदी और बेची और बेचते टाइम कुछ प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो हम शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो जो शॉपकीपर है सबसे पहले तो कोई आर्टिकल खरीदेगा तो कॉस्ट प्राइस, फिर उस पर एमआरपी लगाएगा, ठीक है, क्योंकि खरीदेगा जितने में उतनी तो एमआरपी नहीं लगाएगा, कुछ बढ़ाकर लगाएगा, तो एमआरपी जो डिफरेंट होगी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, यूजुअली तो एमआरपी आएगी। उसके बाद मार्क प्राइस के बाद क्या आएगा, जो शॉपकीपर है उसे डिस्काउंट देने के बाद सेल कर देगा, ठीक है। तो तीन प्राइस आ गए। अगर मैं शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो सबसे पहले आएगा कॉस्ट प्राइस, उसके बाद आएगा मार्क प्राइस और उसके बाद आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। शॉपकीपर ने खरीदा, खरीदने के बाद उसे मार्कअप किया, मार्कअप करने के बाद उसे सेल कर दिया विद सम डिस्काउंट, कोई छूट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद कुछ सेलिंग प्राइस पर कस्टमर को सेल कर दिया। अब देखो, जो सेलिंग प्राइस शॉपकीपर के लिए है वही प्राइस कस्टमर के लिए क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस। देखो, जो दुकानदार है वो आपको कोई सामान बेच रहा है तो दुकानदार के लिए तो वो प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपने तो वो आर्टिकल क्या किया है, परचेज किया है, तो आपके लिए वो आर्टिकल क्या, वो जो प्राइस बन गया वो क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। शॉपकीपर के लिए ऑर्डर होता है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद मार्क प्राइस और उसके बाद सेलिंग प्राइस। देखो, बहुत ही आसानी से धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, ये जो है मार्क प्राइस, इस पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं बोलता हूं कि 25% डिस्काउंट मुझे मिला, तो 25% किसका मिला, एमआरपी का, यानी कि मार्क प्राइस का। तो जो डिस्काउंट है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो डिस्काउंट दे दिया तो मतलब सेलिंग प्राइस कम हो गया मार्क प्राइस से डिस्काउंट देने के बाद, तो जो डिफरेंस आया मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। परसेंटेज डिस्काउंट की बात की जाए तो परसेंटेज डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, तो बेस में आएगा मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखो, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो है डिस्काउंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज, क्योंकि आप मार्क प्राइस को डिक्रीज कर रहे हो, छूट दे रहे हो यानी कि डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि कम कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। तो डिस्काउंट इज नथिंग बट परसेंटेज डिक्रीज। जैसे कि प्रॉफिट क्या होता है, सीपी से एसपी तक जाने में परसेंटेज इंक्रीज, लॉस परसेंट क्या होता है, सीपी से एसपी तक जाने में परसेंटेज डिक्रीज। ऐसे ही डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाने में परसेंटेज डिक्रीज। सो डिस्काउंट इज परसेंटेज डिक्रीज। ये बात आप दिमाग में बिठा लें, ठीक है, ताकि आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, डिस्काउंट के बाद आता है मार्कअप, ठीक है। मार्कअप क्या होता है उसको समझते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने प्रॉफिट समझा, लॉस समझा, डिस्काउंट समझा, मार्कअप अभी बचा हुआ है। देखो, सीपी और एसपी की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इन दोनों का अंतर जो होता है वो होता है प्रॉफिट या लॉस। एसपी ज्यादा है तो उसी को हम प्रॉफिट बोल देते हैं और सीपी ज्यादा है तो उसी डिफरेंस को हम लॉस बोल देते हैं। अच्छा, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, जैसा कि अभी मैंने बताया, एमपी माइनस एसपी, वो होता है डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो डिफरेंस है वो तो अभी नहीं पता, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम मार्कअप, ठीक है। तो मार्कअप जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, ठीक है। अच्छा देखो, मार्क प्राइस ज्यादा होगा या कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, कोई भी शॉपकीपर जब कोई आर्टिकल परचेज करेगा, कोई भी आर्टिकल खरीदेगा, सो डेफिनेटली जब उस पर लेवल लगाएगा या आप डे टू डे लाइफ में कहें कि कोई चिट लगाएगा,
तो वो जो एमआरपी लगाएगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही लगाएगा, ठीक है। सारे शॉपकीपर समझदार ही होते हैं। तो जो ज़्यादा लगाएगा तो वो जो डिफरेंस आएगा वो होगा मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं मार्कअप, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज मार्कअप की बात करें तो वो क्या होगी? परसेंटेज मार्कअप जो कैलकुलेट किया जाता है वो सीपी को बेस मानकर कैलकुलेट किया जाता है कि सीपी से कितना परसेंट ऊपर मार्क किया। सो दैट इज मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो यहां पर आपको 4 चीजें समझ में आ गई होंगी। पहली चीज, परसेंटेज प्रॉफिट होता है परसेंटेज इंक्रीज, लॉस परसेंट होता है परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम सीपी टू एसपी, डिस्काउंट होता है परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम मार्क प्राइस यानी कि एमपी टू सेलिंग प्राइस, और जो मार्कअप होता है वो होता है परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, ठीक है। ये चारों बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्काउंट के बेस पर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ द डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20% टू 35%, अगर किसी आर्टिकल पर डिस्काउंट इंक्रीज कर दिया 20% से 35%, तो जो मनी रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल, जो सेल होने से पैसा आया है वो डिक्रीज हो जाता है 27 रुपए से, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब कि एमआरपी है वो आपको पता करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो जो शॉपकीपर था उसने डिस्काउंट बढ़ा दिया, डिस्काउंट इंक्रीज कर दिया। अब देखो, शॉपकीपर अगर डिस्काउंट ज्यादा देगा तो उसको डेफिनेटली जो प्रॉफिट होने वाला है या जो पैसा आने वाला है वो कम आएगा, ठीक है। डिस्काउंट ज्यादा देने की वजह से उस पर 27 रुपए कम आए, ठीक है। तो डिस्काउंट उसने कितना बढ़ाया? 20 से 35 कर दिया, मतलब 15% बढ़ा दिया। तो डिस्काउंट जो बढ़ाया उसने 15% बढ़ा दिया, और जो 15% बढ़ाया वो किस पर बढ़ाया? डिस्काउंट का बेस हमेशा होता है मार्क प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो 15% ऑफ मार्क प्राइस, और वो जो डिफरेंस आया एब्सोल्यूट टर्म्स में, जो एक्चुअल डिफरेंस आया रुपीस के टर्म्स में, वो कितना आया? 27 रुपए। वो किस वजह से आया? इतना डिस्काउंट एक्स्ट्रा देने की वजह से, और इतना डिस्काउंट एक्स्ट्रा देने की वजह से कितना डिफरेंस आ गया? 27 रुपए का। मतलब ये चीज इक्विवेलेंट होगी, या मैं कह सकता हूं इक्वल होगी 27 रुपए के, ठीक है। सो 15% आपको पता है मार्क प्राइस का कितना हो गया? 27। तो अगर मैं बात करूं 1% की, वो कितना होगा? 27/15, और 100% ऑफ द मार्क प्राइस यानी कि मार्क प्राइस खुद, वो कितना होगा? 27/15 इंटू 100। सो 3 से 5 बार कटा, 3 से 9 बार, 5 से 20 बार, और 20 इंटू 9 हो गया 180, यानी कि मार्क प्राइस हो गया मेरे पास कितना? 180 रुपए, ठीक है। तो आई होप ये एक बहुत आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन ये बताने के लिए था कि जो डिस्काउंट का बेस होता है, परसेंटेज डिस्काउंट का जो बेस होता है वो होता है मार्क प्राइस। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज वॉशिंग मशीन एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट। एक ट्रेडर जो कि थोड़ा चालाक था, उसने वॉशिंग मशीन को 30% ऊपर मार्क किया, मतलब जितने में उसने खरीदा उससे 30% बढ़ाकर मार्क किया। मतलब सपोज उसने 1000 में खरीदा तो 30% यानी कि 300 रुपये बढ़ा दिए, और 1300 रुपये की चेट उस पर लगा दी, पर्ची लगा दी। अब उसने वो पर्ची लगाने के बाद यानी कि मार्क करने के बाद कुछ डिस्काउंट ऑफर किया, ठीक है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इफ द ट्रेडर मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 17%। मतलब ट्रेडर को जो प्रॉफिट हुआ वो 17% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज पता करना है कि कितना परसेंट उसने डिस्काउंट दिया होगा। तो देखो, ये हम ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यानी कि शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑर्डर था वो क्या था? वो ऑर्डर था कॉस्ट प्राइस, उसके बाद मार्क प्राइस, और उसके बाद सेलिंग प्राइस। यही ऑर्डर था। अब केवल परसेंटेज में खेलना है, केवल परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो 100 से शुरुआत करते हैं। 100 मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। अच्छा, उसने कितना ऊपर मार्क किया? 30% ऊपर मार्क किया, मतलब मार्कअप हो गया 30%, और उसने मार्क कर दिया 130 रुपये। 100 रुपये की खरीदी कोई चीज, 130 मार्क कर दिया। प्रॉफिट हुआ 17%। प्रॉफिट कहां से कहां तक होता है? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक। तो सेलिंग प्राइस तक जाने में आपको इसे 17% बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 + 17, सेलिंग प्राइस आ गया 117 रुपये।
अच्छा डिस्काउंट कितने का दिया, 130 का मार्क प्राइस था और 117 में बेचा, यानी कि 13 रुपए का डिस्काउंट दिया। 13 रुपए का डिस्काउंट दिया 130 पर, मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 10%। आसान क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें कि कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी रुपीस या मनी इन्वॉल्व ना हो, तो आप इसको 100 मानकर आसानी से कर सकते हैं।